नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता होगा कि हम प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज लेके चल रहे हैं और आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नए से पुराने करंट की तरफ चल रहे हैं। इस क्रम में हमने अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स कर लिया था। अगस्त 2024 का मतलब हो गया कि जून 2024 के उसमें करंट अफेयर्स होते हैं। जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण का पता है कि 2 महीना आगे लिखा रहता है, 2 महीना पीछे का करंट रहता है। आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं इसमें जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें 150 प्लस एमसीक्यूज होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे 17 बीपीएससी दे रहा हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सेशन जो होगा मैं लगातार अब मैं कोशिश करूंगा, इसका कंटेंट 2-3 महीना का रेडी करवा लिया हूँ कि लगातार ये कम से कम डाल के आपको 25 तारीख तक सारे आपके प्रतियोगिता दर्पण को समाप्त कर दूँ। ठीक है, उसके बाद से शॉर्ट रिवीजन पूरा हम लोग पूरा साल 2024 का करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स में होंगे। पहला सवाल इसमें, सबसे पहले तो बता दूं मई का करंट होगा, हमने पहले ही आपको रिकॉल करवा दी ये चीज़। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहे कि मई 2024 में भारत ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए आईएनएस सुमेधा से राहत सहायता भेजी। तो पूछे जाएगा कि आईएनएस सुमेधा का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया में केन्या में आए बाढ़ से निपटने के लिए भारत के द्वारा आईएनएस सुमेधा भेजा गया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, इंग्लिश में मैं लेके चलूंगा, मतलब कि ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है कौन बना। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अभी तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कहें तो कौन था, अमेरिका था। लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन होके अमेरिका ट्रेड पार्टनर भारत का सेकेंड पोजीशन पे चला गया है। भारत का 118.4 बिलियन डॉलर, मतलब कि अरब डॉलर जो है भारत का व्यापार है चीन के साथ, और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का चीन बन चुका है, जो पहले पोजीशन पे है, और अमेरिका दूसरे स्थान पर आ गया है 118.3 बिलियन डॉलर के साथ। मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ अमेरिका, अमेरिका अब दूसरे स्थान पर चला गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, चीन इज राइट आंसर। अब अगला सवाल जो है, अगला प्रश्न है कि मई 2024 में भारत और ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को, मतलब बंदरगाह को लेकर कितने वर्ष का अनुबंध हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको 13 मई 2024 को भारत और ईरान के बीच में एक समझौता फिर से हुआ, जिसको कि शाहिद बेहश्ती जो टर्मिनल है उसके 10 वर्षों के लिए भारत अनुबंध पे ले लिया, मतलब लीज पे 10 वर्ष के ले लिया। अब बात यह है कि चाबहार बंदरगाह के लिए भारत और ईरान के बीच अनुबंध हुआ कब था। तो मतलब ये टर्मिनल के लिए तो हुआ है कितने, 10 साल के लिए, लेकिन भारत का चाबहार बंदरगाह बहुत दिन से चर्चा में है भारत और ईरान के संबंध के लिए। इसका 2016 में हुआ था। ये प्रश्न आपको रिलेट करके पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह पे भारत और ईरान के बीच अनुबंध कब हुआ था। तो इसके लिए 2016 में हुआ था। कितने वर्षों के लिए भी लिया गया है लीज पे, तो 10 वर्ष के लिए लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे जो होगा भारत का पहुंच जो होगा मध्य एशिया की तरफ बढ़ेगा, मिडिल एशिया में बढ़ेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश को इस अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको किसके लिए, तो दक्षिणी सूडान के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ गलत हो गया हमसे, दक्षिणी सूडान नहीं, मुझे दिमाग कहीं और था। अभी फिलिस्तीन को, ये तो फिलिस्तीन होगा करेक्ट आंसर, कि मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो फिलिस्तीन के लिए। एक बात और इम्पॉर्टेंट है आपको, 7 अक्टूबर 2023 को बाद में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो युद्ध जारी हुआ, उसके बीच में 3 देशों ने उनको राष्ट्र का दर्जा दिया है। किसको, फिलिस्तीन को। इसको भी ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन से देश है, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमेल का नाम जो है किसके द्वारा रखा गया है। तो ये किसके द्वारा, ओमान के द्वारा रखा गया। ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ एक तूफान था जिसका नाम था क्या, रेमेल, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है,
मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसको हम लोग स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला कहाँ संपन्न हुआ है? ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ये कोची में हुआ है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया है? देखिए मैंने अभी प्रश्न ये बताया, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मई 2024 में कमला बेनीवाल का निधन हो गया। तो कमला बेनीवाल का संबंध किस चीज से था? तो ये क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मई 2024 में किस देश की साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनका नाम क्या है, एलिस मुनरो का हाल ही में निधन हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलिस मुनरो का संबंध कहाँ से? कनाडा में से है, जिनका हाल ही में क्या हो गया? अभी निधन हो गया। और एलिस मुनरो के बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं लिखूंगा नहीं, बोलते चल रहा हूँ। एक तो एलिस मुनरो को 2009 में जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा, कब? 2009 में एलिस मुनरो को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और 2013 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का मई 2024 में निधन हो गया। तो मालती जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि मालती जोशी जो थी, इनका संबंध किससे था? ये एक तरह की लेखिका थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2019 में, ध्यान रखिएगा ये भी बात, 2019 में इनको पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये कौन है? ये आपको जॉनी एपर्नेक है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। और इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात है कि जॉनी एपर्नेक वाला प्रश्न ये आपको 17 बीपीएससी में पूछा जा सकता है। एक तरह की जर्मन लेखिका है ये, और इनका उपन्यास का नाम क्या है? कैरोस इनके उपन्यास का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, कैरोस। और इस कैरोस के लिए इनको माइकल हॉफमैन इसका अनुवादक हैं। कैरोस का अनुवादक कौन है? ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हॉफमैन। ध्यान रखिएगा, लेकिन मिला किसको? जेनी एपर्नेक को मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शबाना आजमी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में किया गया। ऑप्शन सी या क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो एलोडा कप में निखत जरीन द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला 1 का एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स जो है 2024, ये किसने जीता है? तो ये जीता गया किसका? मैक्स वर्स्टप्पन द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष का एकल का खिताब, पुरुष सिंगल्स का खिताब इटालियन ओपन में किसके द्वारा जीता गया? ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो जाएगा। पुरुष का खिताब इन्होंने जीता है। वहीं अगर महिला की बात किया जाए तो ईगा स्वियातेक ने इटालियन ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न वही सामने आपको दिख गया। कह रहा है कि इटालियन ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियातेक के द्वारा ये खिताब हाल ही में जीता गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि थाईलैंड ओपन में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, जो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 हुआ है, उसमें पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता है लगातार ये जोड़ी चर्चा में रहती है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इसने जीती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में दीप्ति जीवनजी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दीप्ति जीवनजी के द्वारा ये आपको कौन सा मेडल जीता गया है, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने गोल्ड जीता है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत के सचिन सर्जेराज ने शॉटपुट वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, तो एक ये इनके द्वारा भी क्या जीता गया है, सचिन जो है सर्जेराज, इनके द्वारा भी आपको जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड ही जीता गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत के मरियप्पा थांगवेलु, उसी में जिसमें अभी हमने बात किया, मरियप्पा थांगवेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद T73 में कौन सा मेडल जीता है? तो इनके द्वारा भी गोल्ड ही जीता गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में एकता भ्यान ने कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, तो एकता भ्यान के द्वारा भी क्या जीता गया है, इनके द्वारा भी गोल्ड ही जीता गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि गोल्ड ही इंपॉर्टेंट है बस। भारतीय मुक्केबाजी दल ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित तीसरे एलोडा कप 2024 में कितने मेडल भारत के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा टोटल 12 मेडल जीते गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में शीर्ष देश कौन सा है? तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, ये आजकल पूछा जा रहा है, ये किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024। इस रिपोर्ट में टॉप कंट्री कौन सा है? अमेरिका को इसमें टॉप पे रखा गया है। वहीं अपना देश भारत का रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत को 39 रैंक मिला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 39 भारत की क्या है, रैंकिंग है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि मई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका इब्राहिम रईसी जिनका नाम है, जिनका क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान इनका निधन हो गया था। ये कहाँ की यात्रा थी? अज़रबैजान की यात्रा करके 19 मई 2024 को लौट रहे थे, और इसमें इनमें इनके साथ विदेश मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री भी उपलब्ध थे जिनका नाम था हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान। ठीक है, तो उनका भी साथ में निधन हो गया, और इसके लिए भारत में 21 मई का राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया गया, ध्यान रखिएगा, भारत में। और भारत में भी क्या किया गया, इनके लिए शोक के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईरान के क्या थे, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का दुर्घटना में निधन हो जाने के बाद वहाँ के अंतरिम जो राष्ट्रपति बने थे, मतलब कि अंतरिम जो राष्ट्रपति किनको बनाया गया था, तो मोहम्मद मुखबर को बनाया गया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि अभी ईरान का राष्ट्रपति जो है कौन निर्वाचित किए गए हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। उस समय अंतरिम तो कौन बने थे, मुखबर बने थे, लेकिन अभी वर्तमान में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। ठीक है, मई 2024 में भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चुनाव किया गया संजीव पुरी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में वायुसेना ने किस स्थान पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीम्स क्यूब का सफल परीक्षण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में किया गया है। ये स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है जिसका नाम क्या है, भीष्म क्यूब है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, तो भीष्म क्यूब है। चलिए, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, एयरफोर्स के द्वारा वो कहीं पे भी इस हॉस्पिटल को उतारा जा सकता है, और उसमें सारी इलाज की सुविधाएं आपको मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय
कौन है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा था कि कौन फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला हुआ है। तो ये मिला है आपको अनसुईया सेन गुप्ता को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मई 2024 में ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन के तहत पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन बने। ये पर्यटक के रूप में गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, गोपीचंद थोटाकुरा इनका नाम है। तो ये पर्यटक के रूप में गए। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा के द्वारा अंतरिक्ष में ऑलरेडी जाया जा चुका है, लेकिन वो एक पर्यटक के रूप में नहीं गए हैं। तो जब पर्यटक के रूप में पहला व्यक्ति पूछा जाए तो गोपीचंद थोटाकुरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये दूसरे हो जाएंगे। ज्योतिरात्रि किस चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनका, ये कहाँ पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज क्या बन चुकी हैं, महिला बन चुकी है। आपको कमेंट करके बताना है इनका संबंध किस स्टेट से है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की इस बार की थीम क्या थी, बी पार्ट ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा, बी पार्ट ऑफ द प्लैनेट। प्लान क्या था इसका, बी पार्ट ऑफ प्लान क्या था इसका, थीम था। इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसको देवनागरी में लिख देता है कभी कभी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, ये सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विश्व रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन डे कह सकते हैं इसको, कब मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है आपको 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, ये 11 मई को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी शिक्षक भर्ती में इसके बारे में सवाल पूछा गया था। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कपिल सिब्बल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मई 2024 में लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार कई वर्षों से, ठीक है, लगातार कई वर्षों से जिनका नाम था ली सीन लुंग, ठीक है, ली सीन लुंग जो है लगातार कई वर्षों से क्या थे, वहाँ के प्रधानमंत्री सिंगापुर के रहे थे। और 2004 से लेकर 2024 तक यानी कि लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और इन्हीं पार्टी का, इनके पार्टी का नाम क्या है, पीपुल्स सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी, पीपुल्स एक्शन पार्टी इनका नाम है। पार्टी का नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इन्हीं के पार्टी के लॉरेंस वोंग जो है फिर से वो अपने उम्र होने के बाद से 72 साल का उम्र हो गया था, छोड़ के इनको क्या दिए, अपना पद दे दिए। तो कहाँ के बने हैं, सिंगापुर का। उनका भी नाम याद रखिएगा, ली सीन लुंग उनका नाम है जिन्होंने पद छोड़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर जिनका नाम है सुनील छेत्री कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्टेडियम में किस देश के खिलाफ 6 जून 2024 को मैच खेलने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया। तो सुनील छेत्री का आपने नाम सुना होगा। तो सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और अंतिम मैच इनका कुवैत के साथ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। फेडरेशन कप 2024 में भाला फेंक में प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आईपीएल का कौन सा नंबर का संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा, 17 नंबर का संस्करण था, 17 नंबर का, जिसमें कि केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपको श्रेयस अय्यर, इसके कप्तान कौन थे, श्रेयस अय्यर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने पेट कमिंस जो कप्तान थे कहाँ के, हैदराबाद के, उस टीम को हराया था। तो इन्होंने हैदराबाद को हरा के कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या जीता है, इस बार का खिताब आपको किसका जीत लिया है, आपको आईपीएल का जीत लिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पद भी रहा, जैसे कि आपको मिला हुआ है क्या, इसमें दो चीज़ और आपको ध्यान रखना होता है। पहला तो क्या, ऑरेंज कप किसको मिलता है, जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कप मिलता है।
तो आरसीबी के विराट कोहली जो 741 रन बनाए थे उनको ऑरेंज कप मिला हुआ है, जिसके लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है। वही आपके पर्पल कप जो होता है सबसे अधिक विकेट लेने वाले, तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले पंजाब किंग्स के जो हर्षल पटेल थे, 24 विकेट इन्होंने लिया था। इनको क्या मिला है, आपको पर्पल कैप मिला हुआ है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि फेयर प्लेयर अवार्ड जो है सनराइजर हैदराबाद को मिला है, इनको भी 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये क्या क्या किया है, एक खिताब जीता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट में पर्पल कप किसको मिला है? अभी हमने बताया था हर्षल पटेल को मिला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये बताना है कि कोलकाता राइडर्स ने कौन सी बार ये क्या जीता है, आईपीएल का खिताब जीता है, और सबसे अधिक आईपीएल का खिताब जीतने वाला टीम कौन सा है। ये दो प्रश्न आपके लिए हो जाता है। ठीक है, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन का ऑरेंज कप का खिताब किसे दिया गया? 741 रन बनाने के लिए विराट कोहली को ये खिताब, ये आपको अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2024 में विजेता टीम को राशि जो थी वो कितनी दी गई थी? देखिए, दो राशियां दी जाती है, एक विजेता टीम को दी जाती है और जो एक हारती है उसको दी जाती है। तो विजेता टीम को आपको कितनी राशि दी जाती है? 20 करोड़ रुपया आपको विजेता टीम को राशि दिया जाता है। वहीं आपको जो हारने वाली टीम होती है, उप विजेता कह सकते हैं, उसको 12.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 20 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 85वें नंबर का भारत का ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो इनका नाम है पी श्याम निखिल, जो है 85वें नंबर के बने हैं, जो कि तमिलनाडु से इनका संबंध है। ठीक है, मई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला शॉटपुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? आपको आभा खटुआ के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा इसमें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 मेडल जीते गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि मई 2024 में किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? ये 17 बीपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना कि 90% संभावना बनता है कि सुशील कुमार मोदी से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2005 में एक बार आपका ये बने थे, आपका डिप्टी सीएम बने थे, एक बार 2017 से 20 तक रहे थे। ठीक है, तो पहली बार 2005 में निर्वाचित किए गए थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में किस राज्य के सेवानिवृत्त कर्नल वैभव अनिल काले की गाजा में राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के दौरान मृत्यु हो गई? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल वाला युद्ध भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए कि इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट रखना ध्यान है। वैभव अनिल काले इनका नाम है, और ये इनकी कहानी क्या है, 13 मई 2024 को ये तो एक भारत के क्या थे, भारतीय रिटायर्ड कर्नल थे। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद से ये यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में गाजा में नियुक्त किए गए थे। गाजा का एक राफा शहर है वहाँ पर, और राफा साहब के यूरोपीय हॉस्पिटल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात इनको किया गया था। और उसी क्रम में 13 मई को क्या होता है, इन पे इजराइल का हमला होता है, जिसमें इनका भी क्या होता है, निधन हो जाता है। इसके लिए काफ़ी निंदा की गई है, और तरह तरह के आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा मतलब कि प्रक्रियाएं भी की जा रही है। तो ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पंजाब के प्रसिद्ध पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुरजीत पातर मई 2024 में निधन हो गया, तो ये इनका संबंध किस चीज़ से था? तो ये लेखक और क्या थे, लेखक और कवि थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मई 2024 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर के 2024 चक्र में किस भारतीय संस्कृति वस्तु को शामिल किया गया है? तो क्या चीज़ शामिल किया गया है? तो इसमें आपको पंचतंत्र को शामिल किया गया है, रामचरितमानस को शामिल किया गया है, और सहृदय लोकन को शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस देश में आयोजित 77वें कांस्य महोत्सव 2024 में भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया? तो ये कहाँ पर हो रहा था, फ्रांस में ही होता है, आपको पता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति कामेरीता शेरपा, जो कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी हैं, कहाँ की है, तो नेपाल की हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 से 6 मई 2024 के बीच भारत और किस देश की सेनाओं के संयुक्त सैनिक अभ्यास जो था शक्ति 2024 का मेघालय के उमरोई में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया?
तो ये शक्ति जो अभ्यास होती है किस किस देश के बीच में होती है, आपको ध्यान रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो 25 मई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसको 8 मई को मनाया जाता है। क्या? आपका अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। मई 2024 में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया लैंडो नॉरिस के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में किसने ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ला लीगा का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एटीपी मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब आपको जीता गया किसके द्वारा? एंड्रे रूवेल के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। एटीपी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला का खिताब एकल किसने? तो रूवेल ने तो पुरुष का खिताब जीता है, लेकिन महिला का खिताब ईगा स्वेतेक के द्वारा जीता गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। बैडमिंटन का 2024 का थॉमस और उबेर कप, ठीक है, थॉमस और उबेर कप दोनों किसने जीता है? तो ये जीता गया है चीन के द्वारा। किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा के। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि थॉमस और उबेर कप दोनों क्या है? ये बैडमिंटन का प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें कौन सा महिला का है, कौन सा पुरुष का है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर रिसर्च करिएगा। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया संजय कुमार मिश्र को। ठीक है, चीन के चांद मिशन चांग-ई 6 के साथ लॉन्च होने वाला पहले लूनर मिशन आईक्यूब किस देश से संबंधित है? तो आपको पता है कि चंद्रमा के भूमि से आपको वहाँ से मिट्टी लाने के लिए चांग-ई 6 मिशन जो लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। लेकिन उसमें आपको किस देश का आईक्यूब भी मिशन, लूनर मिशन छोड़ा गया? तो पाकिस्तान इसमें साथ में था। ठीक है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए चांग-ई 6 मिशन किसने लॉन्च किया? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ये किसको मिला है? आपको वैशाली रमेश बाबू को मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसमें जो शीर्ष कंट्री है आपका कौन सा? नॉर्वे है। वही भारत की रैंकिंग जो है 159 क्या है? भारत की रैंकिंग है। इससे पहले 161 भारत की रैंकिंग थी। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 159। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में गुलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया? फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में विशेष पामडी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विशेष पामडी पुरस्कार जो किसको मिला है? मेरिल स्ट्रिप को मिला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, इसे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसको 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता कौन है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता कौन है? आपके चार्ल्स लेक्लर हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली जिम्नास्ट बन चुकी है? ठीक है, तो ये कौन सा मेडल जीती है? गोल्ड जीतकर पहली ये जिम्नास्ट ऐसा करने वाली हो गई है। BWF मलेशिया मास्टर 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा ये खिताब जीता गया है। वहीं आपकी बात करें महिला का खिताब, तो वांग जी ई के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न वही मिलेगा आपको। BWF मलेशिया मास्टर 2024 में आपको 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वांग जी ई के द्वारा महिला का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है कि कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय फिल्म ग्रैंड खिताब जीतने वाली पहले कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल वी इमेजिन एज नाइट। कपाड़िया का ये है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि किसे अगले 1 वर्ष के लिए डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम सबको पता ही होगा, समीर विकामत इनका नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस आपको सेलिब्रेट किया जाता है 29 मई को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, 1 मई 2024 से भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे। तो ये बनेंगे कौन, कृष्ण स्वामी नाथन बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, सबको पता है ये क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, असिस्टेंस रिलीज ऑफ टेरिपीडो, जिसको स्मार्ट कहते हैं, असिस्टेंस रिलीज ऑफ टेरिपीडो प्रणाली का परीक्षण कहाँ पे किया गया है। तो इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 9 करोड़ पुराना शाकाहारी डायनासोर जिनका नाम है क्या, चौकी सारस ने कुल खोजा है। तो कहाँ के, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। ठीक है। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। तो हैंगर ये पाकिस्तान के लिए सारा काम करता है, चीन आपको पता है पाकिस्तान हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, आपको 31 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको कि मई 2024 में उष्णकटिबंधीय तूफान जो है रेमेल जिसका नाम है, मुख्यतः कौन सा राज्य से प्रभावित रहा। वेस्ट बंगाल प्रभावित रहा, ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है रुधिका सेन, इनका राधिका सेन नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एलोडा कप 2024 में महिलाओं के 45 ग्राम केजी मुक्केबाजी की में मीनाक्षी ने कौन सा मेडल जीता है। तो मीनाक्षी के द्वारा गोल्ड जीता गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया। तो भारत का जो इस लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 23 देशों को आमंत्रित किया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है, लोकतांत्रिक चुनाव देखने के लिए किस राज्य की 16 वर्षीय काम्या ने 2024 में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। तो ये काम्या कहाँ की है, आपकी झारखंड की। ऑप्शन डी होगा जाए। किस देश में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे ईरानी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना से इनका निधन हो गया। हम अभी कह रहे थे, बताए थे कि अजरबैजान से ये लौट रहे थे बांध का उद्घाटन करके। ठीक है। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में किस देश के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर रूस ने वीटो कर दिया है। तो ये किस देश के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था जिसमें रूस के द्वारा क्या कर दिया गया, वीटो कर दिया गया है। ठीक, क्या हो जाएगा, अमेरिका और जापान दोनों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। मई 2024 में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव महासभा में किसने लाया था। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। तो ये लाया गया था आपको अरब देशों के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने, पता ही होगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं ये। मई 2024 में लॉरेंस वोंग जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने, अभी हमने बताया था आपको, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। मई 2024 में जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो जोस राउल मुनिलो जो है किस देश के, पनामा के क्या नियुक्त हुए हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल सैन्य खर्च के मामले में भारत का रैंक कौन सा है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है कितनी है, 4th भारत की रैंकिंग है। लेकिन ये सिप्री का रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है। और भारत ने कितना सैन्य में खर्च किया है, तो 83.6 बिलियन डॉलर भारत ने अरब डॉलर खर्च किया है। अब भारत का क्या वृद्धि हुआ है सैन्य खर्च, बिल्कुल 2014 के मुकाबले 2022 तक का रिपोर्ट है। 2022 में भारत ने कि सैन्य खर्च में 4.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि सैन्य खर्च में भारत तो 4थे रैंक में है। पहला स्थान किसका है, अमेरिका का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान आपका चीन का है। तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान रसिया का है। और चौथा स्थान किसका है, भारत का है। अब बताइए कि अमेरिका के द्वारा सैन्य खर्च जो है लगभग 916 बिलियन डॉलर किया जाता है, अरब डॉलर किया जाता है। वही चीन के द्वारा सैन्य जो खर्च किया जाता है 296 बिलियन डॉलर किया जाता है। और 109 बिलियन डॉलर रसिया के द्वारा किया जाता है। और भारत का हमने बताया ही था 83.6 बिलियन डॉलर भारत के द्वारा किया जाता है। आप कंपेयर कर लीजिए क्या भारत का पोजीशन है इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल सैन्य खर्च के मामले में विश्व में टॉप रैंक वाला देश कौन सा है। अमेरिका जो है सबसे ऊपर, सबसे अधिक क्या करता है, सैन्य खर्च करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का कुल सैन्य खर्च कितना है। 83.6 बिलियन डॉलर क्या है भारत का कुल सैन्य खर्च है। ठीक है, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक विगत 5 वर्षों में हथियारों के आयातक देश कौन रहा है। तो हथियार के टॉप आयातक देश जो है भारत ही रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयातक की बात कर रहा है, इंपोर्ट करने वाला। ठीक है, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कुल सैन्य खर्च में वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत है। मतलब कि टोटल ये लोग सैनिक खर्च पे जो खर्चा किए हैं, टोटल विश्व के जीडीपी का, भारत की नहीं बात कर रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है, 2.3% ये भाग है। 2022 में सर्वाधिक अमेरिकी नागरिकता लेने वाला जो किस देश के लोग हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो अमेरिकी नागरिकता लिए हैं, ये कहाँ के देश लिए हैं, कहाँ के लिए गए, ये मैक्सिको के द्वारा लिया गया है, मैक्सिको का। और इनका आंकड़ा भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैक्सिको का। और भारत जो है दूसरे पोजीशन पे है। और मैक्सिको को लोग जो है 1,28,877 लोग क्या लिए हैं, नागरिकता लिए है। और भारत दूसरे स्थान पे है, जो भारत के 65,960 लोग, 65,960 लोग भारत के जो अमेरिका की नागरिकता लिए हैं। 2022 में कितने भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। तो अभी हमने बताया 65,960, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चंद्रमा है तो चीन के चांग E6 मिशन लैंडर पर किसके अपने कुछ उपकरण तैनात किए गए। तो देखिए, ये उतारा तो चीन के द्वारा गया है, आपका पाकिस्तान का भी इसको सामान लेके गया था। लेकिन एक बात और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये लैंडर जो है फ्रांस, इटली और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का भी ये लैंडर क्या किया है, उतारा है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी। ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, तुरंत गलती आंसर निकल जाते हैं इसके। अगला प्रश्न है, चंद्रमा है तो चीन के चांग E6 मिशन ऑर्बिटर पर किस देश के पेलोड स्थानांतरित किया गया। तो पेलोड की बात की जाए तो पेलोड कहाँ का स्थानांतरित किया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की बात कर रही है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन का प्लान है कि 2030 तक मनुष्य को भी चंद्रमा पर भेजेगा। अभी जो जाता है लैंडर, रोवर, ये सब क्या है, रोबोट एक तरह से है, कभी चंद्रमा पर व्यक्ति नहीं जाता है। मई 2024 में किस देश के एयरलाइंस का यात्री विमान गंभीर टर्बुलेंस का शिकार हो गया। तो किस देश का था ये, सिंगापुर का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, मई 2024 में ईरान के पुर्तगाली ध्वज वाले किस देश से संबंध मालवाहक जहाज के चालक दल ने के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये भी घटना काफ़ी चर्चा में रहा था। ये क्या किया गया था, ईरान के द्वारा हिरासत में लिया गया था एक पुर्तगाली ध्वज वाला मालवाहक जहाज था, जिसमें 25 लोग टोटल लोग थे। ठीक है, 25 में 17 भारतीय थे। तो 13 अप्रैल 2024 को इसको हिरासत में लिया गया था लास्ट में, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, भारत के द्वारा हटा लिया गया। तो प्रश्न क्या पूछा है कि जहाज के किस चालक दल, तो ये प्रश्न जो पूछा है उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इजराइल। ठीक है, किस कह रहे कि ईरान के पुर्तगाली ध्वजवाहक किस देश से संबंध मालवाहक जहाज के चालक दल के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया। तो ये कहाँ का था, ये जहाज इसराइल से संबंध था, ये मालवाहक पोत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसराइल का था, जिसमें 25 लोग थे, जिसमें 17 भारतीय थे, और किसके द्वारा, ईरान ने हिरासत में लिया था। ठीक है, अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत की सेवाओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है। तो टोटल वृद्धि जो हुई है कितनी, 11.4% के इस पे सर्विस का क्या हुआ है, इम्पोर्ट बढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत की सेवाओं के निर्यात में कितना ग्रोथ देखा गया है। तो सेवाओं के निर्यात में जो ग्रोथ देखा गया है, मतलब वृद्धि जो देखी गई है, कितनी देखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसको हम लोग 11.4% हमने कवर कर लिया है। अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत से सेवाओं का निर्यात, अब ये पूछ रहे कितना बिलियन डॉलर हुआ है, तो 345 बिलियन डॉलर क्या हुआ है, भारत से सेवाओं का निर्यात हुआ है। ठीक है, GTRI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है कितना है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था 111.4 बिलियन डॉलर है, वही अमेरिका के साथ 118.3 बिलियन डॉलर, चीन के साथ 118.4 है। मई 2024 में निम्न में से किस खाद्य पर से 6 माह के अंदर की निर्यात प्रतिबंध हटा लिया गया है। तो ये किस खाद्य से हटाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, प्याज से हटाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस देश का क्षेत्रीय रिपब्लिक फर्स्ट बैंक जो है अप्रैल 2024 में फेल हो गया। ये बड़ा चर्चा में रहा था, ये कहाँ का, अमेरिका का बैंक था, जिसका नाम था क्षेत्रीय रिपब्लिक फर्स्ट बैंक। ठीक है, खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में भारत में खनिज उत्पादन में कितना ग्रोथ हुआ है। तो खनिज उत्पादन में 7.5% की क्या हुई है, ग्रोथ रेट देखने को मिली है।
खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में पोजीशन कौन सा है? तो फोर्थ पोजीशन क्या है? लौह अयस्क के उत्पादन में भारत है। ठीक है। खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चूना पत्थर के उत्पादन में भारत का विश्व में रैंक कौन सा है? तो इसमें आपकी रैंक 3rd है। वही भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि खान मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का रैंक पूछ रहा है, तो इसमें भारत का 2nd पोजीशन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2023-24 के दौरान देश में कुल कितनी कंपनियों का रिकॉर्ड क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकरण हुआ। तो 1,85,312 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 2023-24 के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक कंपनियों का पंजीकरण हुआ? 1,85,312 में सबसे अधिक कंपनी कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। ठीक है। मैं जानबूझ के एक एक पॉइंट उठा लिया हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रतियोगिता दर्पण, ऐसे मैंने उठाया है। 2023-24 के दौरान देश में 12 सार्वजनिक बैंकों के शुद्ध लाभ में कितनी ग्रोथ रेट देखने को मिली है? तो ये आपको 35% ग्रोथ रेट देखने को मिली है। भारत में कितनी सार्वजनिक बैंक है? आपके 12 हैं। 2023-24 के दौरान देश के 12 सार्वजनिक बैंकों में शुद्ध लाभ सर्वाधिक किस बैंक का रहा है? तो ये इन 24 बैंकों में सबसे अधिक शुद्ध लाभ जो रहा है किस बैंक का रहा है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक का, SBI का रहा है। ठीक है। हाल ही में RBI के आकस्मिक जोखिम बफर 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस बफर को 6% से बढ़ाकर आपको कितना कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। इसको कर दिया गया है 6.5%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र कि निम्न कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। तो किस कंपनी को? आपको इरेडा को दिया गया है, इरेडा लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। 31 मई को आपको कमेंट करना है नवरत्न और महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल भारत में कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई मई के NSO के ताज़ा अंतरिम आंकड़े के मुताबिक 2023-24 में देश का GDP ग्रोथ रेट कह रहा है 2023-24 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अंतरिम आंकड़ों के हिसाब से भारत का GDP ग्रोथ रेट जो है अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 8.2% ग्रोथ रेट इसका। मई 2024 में किस पड़ोसी देश के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यशाला दिल्ली में संपन्न हुआ है? तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो किस देश के लिए? आपको श्रीलंका के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 31 मई 2024 को किस भारतीय अस्पताल को WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो क्या हो जाएगा? निम्हांस बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 31 मई 2024 को निम्हांस के साथ ही किस देश के तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक कार्यकारी निदेशक, जिनका नाम है बोन्टेल मोमंग्यू, WHO का नेल्सन मंडेला। तो एक नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? निम्हांस बेंगलुरु को। और दूसरा मिला है किसको? ये जो ध्यान रखिएगा, कार्यकारी संस्थापक के नाम जो है, थोड़ा सा नाम भी आप देख सकते हैं, ये कहाँ के हैं ये ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना का। तो 2 लोगों को मिला है, एक लोग और एक संस्था। दूसरा प्रश्न है कि 25 मई 2024 को किस शहर में गेमिंग जोन में भीषण अग्निकांड के कारण 35 लोगों का क्या हो गया? जलकर मृत्यु हो गई। तो ये गेमिंग जोन में अग्निकांड कहाँ पे हुआ था? राजकोट में हुआ था, गुजरात के, वहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है। 12 मई 2024 को पी जॉर्ज मथाई की मृत्यु हो गई। वो क्या थे? तो मथाई साहब क्या थे? ये पत्रकार थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द बिजनेस लेजेंड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बिजनेस लेजेंड ऑफ इंडिया नाम के जो पुस्तक है, इसकी जो लेखक है कौन है? तो हो जाएगा अर्जुन संपत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अनब्रोकन के लेखक आपको पहले से ही पता होगा, रस्किन बॉन्ड थे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। हाउ टू बी हैप्पी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक जो थी इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। तो हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक भी कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो 2 पुस्तक इस महीना से रस्किन बॉन्ड से ध्यान रखिएगा, द बिजनेस लेजेंड्स ऑफ इंडिया और हाउ टू बी हैप्पी, ये 2 पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न एक और है कि होल्ड ऑन योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक रस्किन बॉन्ड है। तो रस्किन बॉन्ड के 3 पुस्तक हो गई, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बी हैप्पी ये भी इंपॉर्टेंट है, अनब्रोकन, ये सारा किसका है? रस्किन बॉन्ड की किताबें हैं। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट कंट्री नाम के लेखक का जो पुस्तक है शिल्पी सोम्या गौड़ा इनका नाम है। ठीक है। द ग्रेट डिवाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? क्रिस्टलिना हेनरिकेज इसका नाम हो जाएगा।
नाइट वॉच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाइट वॉच नामक पुस्तक जो लिखा है किसने? जेन एनी फिलिप्स ने लिखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29-30 अप्रैल 2024 को दुर्लभ खनिजों के संबंध में खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मई 2024 में लॉस एंजल्स में किस भारतीय ने महिलाओं के 1500 मीटर के दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन बनाया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, KM दीक्षित इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मई 2024 में किस देश के स्कॉट फ्लेमिंग भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के प्रशिक्षक बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मलेशिया मास्टर्स 2024 में भारत की पीवी सिंधु क्या रही है? विजेता रही, उपविजेता क्या रही है? तो ये उपविजेता रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रनिंग रही है। 2024 से 2028 की अवधि में IPL के टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन है? तो ये लगभग 5 वर्षों के लिए किसके द्वारा? टाटा के द्वारा IPL का स्पॉन्सरशिप लिया गया है। IPL 2024 में 287 रन की सर्वोच्च टीम जो है, स्कोर बनाने वाला टीम कौन है? तो आपको पहले ही पता होगा कि हैदराबाद के द्वारा, सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा सबसे IPL का हाईएस्ट स्कोर 287 बनाया गया था। IPL 2024 में मेन फेयर प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? मतलब कि फेयर प्लेयर अवार्ड कह रहा है कि किसने फेयर प्लेयर के अवार्ड जीता है? सनराइजर्स हैदराबाद, ऑलरेडी बता चुका हूँ। किस राज्य द्वारा अपनी महिला कर्मचारी को CCL देने से मना करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कामकाजी महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताया है? तो ये क्या हो जाएगा? ये किस राज्य से संबंधित मामला था? तो ये था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ये हुई थी। ठीक है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपको जारी किया गया FSSAI के द्वारा। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये फ्रांस के सहयोग से की गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में एक महिला के विषैले ओलियंडर की पत्तियां खाने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। काफ़ी चर्चा में रहा था, तो केरल में हुआ था ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करते हुए किस तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका? PS4 इसका नाम है आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस हिंदी लेखिका जिसे मालवा की मीरा कहा जाता है की मृत्यु हो गई? तो मालवा का मीरा मालती जोशी का निधन हो गया था, अभी हमने बताया था। अगला प्रश्न है कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है, जिसको ISL कहा जाता है? तो ISL का खिताब किसने जीता है? आपको मुंबई सिटी FC ने जीता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मूल रूप से किस द्वीप पर पाए जाने वाले पर्णपाती पेड़ पाओ बाबा हाल ही में क्या रहा? हाल ही में पता चला है इसके बारे में, मतलब कि चर्चा हो रहा है इसके बारे में। तो कहाँ के? मेडागास्कर का ये पेड़ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने स्वर्ण की पहली स्वतंत्र सीट विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो किस देश के वैज्ञानिक? तो आपका स्वीडन, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल जिसको Phi-3 मिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने अपने 100 के नोटों पर किस राज्य के कुछ भाग को अपना दर्शाया था? आपको पता है लिम्पियाधोरा, कालापानी, लिपुले के बार बार उत्तराखंड का क्षेत्र को बार बार ये दर्शाता है। नेपाल अपने नोट पे भी दर्शाया है। हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 के अंत तक किस देश में कुल लघु वित्त कार्यरत थे? मतलब कि स्मॉल फाइनेंस की बात कर रहा है कि कितने कार्यरत थे? तो आपको 11 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नियोम नामक एक नया शहर किस देश में बसाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो नियोम नामक एक नया शहर जो है सऊदी अरबिया में बसाया जा रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वनों की कटाई, भूमि पर अवैध कब्जे तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चर्चा में रहा ये नाम याद रखिए। बाहिया स्टेट किस देश में अवस्थित है? तो बाहिया स्टेट जो है ये किस देश में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ये ब्राज़ील का जगह है। ठीक है, हाल ही में दक्षिणी सूडान में देश के विरुद्ध वर्षों से संघर्षरत विद्रोही गुट और वहाँ की सरकार के बीच किस देश द्वारा मध्यस्थता की गई?
तो दक्षिणी सूडान में लगातार संघर्ष चल रहा था, तो इसमें किस देश ने अपनी मध्यस्थता निभाकर इसको ठीक ठाक किया है? तो केन्या के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश के भू राजनीतिक क्षेत्र में न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा, ये फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कानून बनाया है जिसके मुताबिक वहां मुस्लिम विवाह और मुस्लिम विवाह विच्छेद का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन केवल विशेष विवाह अधिनियम 1954 ही कर सकेगा? तो ये कानून कहाँ बना है? बड़ा चर्चा में रहा था, असम में ये कानून बना है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हुए कार्बन एक्शन प्लान प्रारंभ किया है? ये 2070 तक ये प्रश्न ऑलरेडी 69 में प्रश्न पर पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन केवल साल पूछा था उस बार, ठीक है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की संज्ञा दिए जाने संबंधित एक कानून पारित किया है? तो किस देश के द्वारा पारित किया गया है? ये बेल्जियम के द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा भोजशाला परिसर जो है, लगातार जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा था, ये किस राज्य में है? तो भोजशाला परीक्षण जो है आपका कहाँ पे है? एमपी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने मई 2024 में सीबीआई जांचों के लिए अनुमति जारी की है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे कानून जब बनते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा एक कानून है जिसमें बिना सरकार की अनुमति का सीबीआई जांच उस स्टेट में नहीं कर सकता है। ऐसे 8 स्टेट थे इससे पहले और एक छत्तीसगढ़ उसमें जुड़ चुका है, 9 स्टेट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। जो 9 स्टेट है उनका नाम अगर चाहिए तो आप ध्यान रख सकते हैं। पंजाब है, झारखंड है, केरल है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु है। यहाँ पर बिना किसी अनुमति का सीबीआई जांच नहीं कर सकता है, उसमें छत्तीसगढ़ भी अब शामिल। टोटल स्टेट 9 हो गए हैं, ठीक है। हाल ही में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए परीक्षण के दौरान तौर पर वयस्कों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? तो ये टीकाकरण अभियान कहाँ आपको चलाया जा रहा है? तो इस ध्यान रखिएगा, इस रोग के लिए तो टीबी के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वाह का मतलब क्या होगा? रिंकल्स अच्छे हैं मुहिम किसके द्वारा चलाया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में बता दूं। सीएसआईआर के द्वारा चलाया गया है कि अपने कर्मचारी को कहा गया है कि एक दिन बिना आयरन किए हुए कपड़े को आपको पहन के ऑफिस में आना है, ताकि क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी का बचत हो और कार्बन जो एमिशन होता है उसको रोका जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के साथ किस राज्य विधानसभाओं का चुनाव संपन्न हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए थे। उस दौरान सीएम कहाँ कहाँ बने थे? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू बन गए थे। सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग जो है, सिक्किम कहाँ चला गया? हाँ, सेकेंड बार प्रेम सिंह तमांग जो है आपके क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने हैं। वही पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। अगर वही आगे देखा जाए तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में आपको पदभार किसने संभाला था? डी मोहन चरण मांझी जो थे उड़ीसा के क्या बने थे? सीएम बने थे। वही चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश का क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बन चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलता है। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? 18वीं लोकसभा के साथ संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में किस राज्य में बीजेपी गठबंधन की सत्ता में नहीं आई थी? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें गलत दिया है पीडी में। 3 बार ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू रह चुके हैं, ये 4th टाइम क्या बने हैं? वहाँ के सीएम बने हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 4थी बार क्या बने हैं? चंद्रबाबू नायडू क्या बने हैं? वहाँ के सीएम बने हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है 18वीं लोकसभा के साथ संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में किस राज्य में बीजेपी का गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया? तो किसमें बीजेपी का गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया था? तो इस राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। तो सिक्किम में इनको हाथ कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि सिक्किम में जो है 32 में से 31 सीटें जो जीत ली, कौन जीत ली? एसकेएम जो पार्टी है उसने जीत ली थी। वही आपकी बात की अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें थी, जिसमें से 46 सीटें किसके द्वारा जीता गया था? आपको बीजेपी के द्वारा जीता गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। वही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 सीटें थी, तो 175 सीटों में से 135 सीटें जो थी तेलुगु देशम पार्टी जो है उसके द्वारा जीती गई थी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। वही उड़ीसा में 147 सीटों में से 78 सीटें किसको मिली थी? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिली थी, लेकिन सिक्किम में इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कोशाम्बी किस पार्टी से चुनाव लड़े हैं? तो ये पुष्पेंद्र कोशाम्बी जो है आपके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 18वीं लोकसभा में नोटा का
रिकॉर्ड जो प्रयोग हुआ है निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, तो आपको पता है इंदौर में हुआ था सबसे ज़्यादा, उसके बाद से गोपालगंज का दूसरे स्थान पे पोजीशन है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्राप्त सीटों का कौन सा मिलान क्या है, आपको गलत है, तो आपको मिलान इसमें गलत छांटना है कि कहाँ कितनी सीटें थी, इसका इनकरेक्ट छांटना है। कह रहा है पहला कि जनता पार्टी 2040 सीटों का मिलान गलत करना है। जनता पार्टी 2040 मतलब ये किसकी का बात कर रहा है, 18वीं लोकसभा की बात कर रहा है। तो बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें 293 सीटों में से बीजेपी को 240 मिली थी। ठीक है, उसके बाद से कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, ये भी क्या है आपका करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, यानी कि सारा मिलान इसमें क्या है करेक्ट है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है। क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो हम अभी बात किए कि आपको स्पेशली बीजेपी की हमने बात किया था कि बीजेपी की बात जो किया था आपको 240 सीटें मिली है, लेकिन एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो एनडीए गठबंधन की अगर सीटों की संख्या अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, टोटल सीटें हो जाएंगी किसकी, 293 सीटें हो जा रही थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 293 इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे 18वीं लोकसभा चुनाव में इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो था राहुल गांधी वाला था, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पूछा जा सकता है। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंसेस। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म है किसका, इंडिया का। तो इसमें इंडिया ने कितनी सीटें जीती ये पूछ रहा आपसे, तो इंडिया के द्वारा जो गठबंधन थी उसकी 234 सीटें जीती गई थी, जिसमें 99 सीटें क्या थी, कांग्रेस की थी, और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता का दर्जा मिला, जो इस बार जो क्राइटेरिया था उन्होंने फिल कर लिया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 1915 के दौरान भारत में हिंदू आबादी 84.68% से घटकर कितनी रह गई है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें हिंदू आबादी की संख्या क्या की गई है, डिक्रीज बताया गया है, और ऐसा कहा गया कि हिंदू आबादी की संख्या क्या हो चुकी है, कम हो गई है, और कितनी 84.68% पहले थी, जो आबादी अभी घटकर 78.06% हो चुकी है। वही मुस्लिम आबादी की क्या हुई है, मुस्लिम आबादी में आपको 9.84% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और मुस्लिम आबादी अभी बढ़कर 14.09% हो चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हिंदू आबादी 84.68% थी, जिसमें कि आपको कमी देखी गई, कितना कमी देखी गई, और कमी आपको कितनी हो गई, आपको ओवरऑल 78.06%। अब घटा दीजिए कितना कमी हुआ है, और मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो चुकी है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 15 के दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो इनकी आबादी अब 14.09% हो चुकी है। इसी के साथ IAS PCS वॉरियर्स का एक बेहतरीन पहल प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 संपन्न होता है, जिसमें हमने मई 2024 के 2024 के हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, जिसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर घुस के मैंने एक एक क्वेश्चन को टांग निकाला है, और इससे बाहर एग्जाम में सवाल आपके नहीं आएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा इस सेशन को, प्रतियोगिता दर्पण करके मेरा प्लेलिस्ट होगा, PD प्रतियोगिता दर्पण करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाके देख सकते हैं। पीछे का मैंने लगभग मुझे जहाँ तक याद है सितंबर का करवा रखा है, उसके बाद से सितंबर का करवा रखा है, अगस्त का करवा रखा है, जुलाई का करवा रखा है। अभी हमने अक्टूबर सितंबर अगस्त का करवा रखा है, अभी हमने जुलाई का करवा दिया, और समय मिला तो आज ही मैं अगस्त का भी जून का भी करवा दूंगा, या फिर कल आपको जून का करवा दूंगा। लगातार सेशन आएंगे, अभी मैं 2-4 दिन में सब खत्म करने वाला हूँ। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन TD का लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। थैंक यू, सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।